हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय संदीप पर। तो आज हम स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक है की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका सीरीज़ नंबर 1, जिसके अंदर हम टॉपिक बाय टॉपिक कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज 2 बेसिक टॉपिक हैं और जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इन टीचिंग फील्ड में। तो स्टार्ट करते हैं। तो साथ ही हम इन क्वेश्चन को करते वक्त इसका डिस्कशन भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन डेवलपिंग एन IEP। तो IEP की पहले सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ कि IEP होता क्या है। IEP स्टैंड फॉर इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, IEP स्टैंड फॉर इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, अगर हम इस IEP को देखें तो ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक तरीके का, जो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है फॉर एवरी चाइल्ड बेस्ड एंड इंडिविजुअल नीड्स एंड एबिलिटी। मोस्टली तो ये स्पेशल चाइल्ड के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हो गए, जैसे कि डिसेबल चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, और उनके एकेडमिक के लिए तैयार किया जाता है। तो इसमें मेन पर्पस जो IEP का होता है, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू एवरी चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी। ठीक है, इसमें इंक्लूड किया जाता है दोज विद द मेंटल रिटार्डेशन। ओके, तो अगर हम इसके फॉलोइंग कुछ स्टेप्स होते हैं इसको बनाने के, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कलेक्शन ऑफ अ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ साथ में इसकी फुल फॉर्म। तो CBI मतलब एक मैंने कोड वर्ड बना दिया, मतलब CBI मतलब कलेक्शन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेकंड जो स्टेप होता है कैरी आउट फंक्शनल असेसमेंट। अब फंक्शनल असेसमेंट के अंदर क्या होता है, हम उसकी फिजिकल, मोटर एबिलिटी, कम्युनिकेशन, सोशल एबिलिटीज़, कॉग्निटिव एंड वोकेशनल एबिलिटीज़ को असेस करते हैं IEP में। ठीक है, तो फंक्शनल असेसमेंट ये तो हो गया स्टेप इसका। कलेक्टिंग जनरल इन्फॉर्मेशन बोल या फिर कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बोलो, ये भी स्टेप है। फिर हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं द एनुअल गोल्स क्या है। मतलब जो भी कोई भी IEP बनाता है तो वो एक गोल डिसाइड करता है जिसे अचीव करना होता है। ठीक है, और लास्ट और ये शॉर्ट टर्म के लिए थर्ड अगर इस पे जाएँ तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है इसका। क्या होता है? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और लास्ट में आता है फॉर्मुलेट द टीचिंग प्लान, जिसे कहते हैं इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। तो ये तरीके से तैयार होता है, लेकिन इसमें हमें नोट पूछा है, इस पर ध्यान देना। तो हमें पता है कि फंक्शनल असेसमेंट होता है, कलेक्शन जनरल इन्फॉर्मेशन होता है और डिवाइजिंग आर टीचिंग प्लान होता है, लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर्मुलेटिंग आर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ये नहीं होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IEP मेजर फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब मैंने जब अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया IEP किसके लिए होती है, इंडिविजुअलाइज एक तरीके से, तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि अरेंज द बिलो लिस्ट। एक हमें लिस्ट दी गई है रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एजुकेशन IEP के लिए इन सीक्वेंस बीइंग। मैंने आपको एक सीक्वेंस बता ही दिया था, तो सीक्वेंस आपको पढ़ना है इसमें। स्टेटमेंट ऑफ द करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट, ये लास्ट में ही करेंगे हम ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट, अ स्टूडेंट ऑफ एड सर्विसेज मॉडिफिकेशन एंड सपोर्ट टू प्रोवाइड टू द चाइल्ड। तो अ स्टेटमेंट ऑफ एकेडमिक एंड फंक्शनल गोल। तो मैंने आपको एक स्टेप बताया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ जो स्टेप मैंने बताए थे। तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन करना है, फिर आपको असेसमेंट करना है उसके कॉग्निटिव लेवल और ठीक है, देन ये फिर इसके बाद हमें चलना है, इसके गोल डिसाइड करने होंगे। फिर देन अगर उसके बाद फिर एकोमोडेशन क्या होता है कि उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हमें क्या चीज़ हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर सर्विसेज भी देनी है टाइम टू टाइम, शॉर्ट टर्म के लिए उन्हें इंक्लूड करना। और फिर लास्ट में हम टाइमलाइन सेट करते हैं ना कि जो सर्विसेज दे रहे हैं वो कितने कितने टाइम पे हमें देनी है। और उसको लास्ट में आते हैं इवेल्युएशन।
ठीक है। तो लास्ट में आते हैं हम, इवैल्यूएशन क्या क्या रहेंगे। तो जो फर्स्टली मैंने आइडेंटिफिकेशन लिखा था, जिसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसमें पढ़ना है हमें प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन पे जाना है। तो सबसे पहले इसका इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट, तो सीसी कहाँ है, तो ये इनको ये नहीं हो सकते दोनों, फर्स्ट स्टेप। अब इन दोनों में से सेकंड क्या कर सकते हैं हम, सेकंड क्या है, करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, बच्चे का करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ही देखेंगे। तो ये आना चाहिए, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आ गया आंसर 2। इसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हमें सारे स्टेप को याद करने की जरूरत नहीं है, हम थोड़े से स्टेप को एसेस करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान टर्म्स। अब इसमें हम कौन कौन से ये पार्ट होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बताया था, जब इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, जो अगर आपको आईपी के बारे में जानना है, तो मैंने इसमें वीडियो डाली हुई है आईपी के लिए, उसमें जब सारी इन्फॉर्मेशन आईपी के लिए, तो उसमें हम पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड को इंक्लूड करते हैं, रेगुलर टीचर होता है इसमें, और प्लस स्पेशल एजुकेटर होते हैं, और अदर्स पे ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं जो आपस में एक साथ वर्क करते हैं कोऑपरेटिव टीचिंग के साथ। एक प्लानिंग बनाई जाती है जिसमें ये सब अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो भी निकल के आते हैं वो आपस में शेयर करते हैं। फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्कूल, ये भी इंक्लूड होंगे, तो इसका राइट आंसर है ABC। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम इस प्लान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव। इसमें किसको देखा जाता है, जब भी जो आईपी तैयार होता है उसके अंदर मेन फोकस जो होता है वो हमेशा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम होता है। उसमें हम बच्चे की ही नीड्स को ही देखते हैं, उसके गोल्स को अचीव, मतलब इसका काम क्या है, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, इंक्लूड दोज जो सफ़र कर रहे हैं मेंटल रिटार्डेशन से भी। तो एकेडमिक को भी चेक करता है, एक तरीके से बिहेवियर एस्पेक्ट को भी देखता है। ठीक है, और बाकी अदर ऑप्शन है, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम होता, बाकी इसका राइट आंसर तो ये है, लेकिन ये राइट आंसर है, लेकिन हम अदर ऑप्शन को भी डिटेल से समझ लेते हैं। ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम हमें क्या बताता है, ये एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम होता है जिसके अंदर डिस्टेंस लर्निंग होती है, जैसे कि जो NIOS से कराते हैं ना, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब इंक्लूड होती है। ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम होता है जो हम थ्रू द इंटरनेट के या डिजिटल डिवाइस के थ्रू सीखते हैं, जैसे हम कैरियर पे जो एजुकेशन लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम की, एक तरह की मॉडर्न एजुकेशन है। ठीक है, और स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम में क्या होता है कि इसमें हम डिज़ाइन करते हैं टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड डिसेबल चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो एजुकेशन अगर हम प्लान देखें पर्सपेक्टिव, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन RT के करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन RT के करेंगे। तो RTE की फुल एक्ट का फुल फॉर्म है तो राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, तो ये 2009 में आया, पार्लियामेंट में पास हुआ था ये, और ये इन्फोर्स हुआ ये 2010। ठीक है, और इसकी डेट भी लिख लेते हैं 1 अप्रैल। ठीक है, पूरे भारत में लागू एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब पूरे इंडिया में लागू है ये। और कुछ इसके बारे में हम और भी डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2002 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल नंबर 21A में ये बताया गया है कि 6 to 14 ईयर तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, और स्पेशल चाइल्ड के लिए जो एज प्रोवाइड की गई है वो 6 to 18 ईयर्स के लिए, ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कई बार टीचिंग एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RT एक्ट 2009 डायरेक्ट वर्किंग आवर्स पर वीक ऑफ 4 टीचर। तो अगर हम देखें तो राइट टू एजुकेशन में 45 आवर्स का प्रावधान किया गया, मतलब 45 आवर्स के लिए बताया गया कि एक टीचर जो होगा वो 45 आवर्स वर्क करेगा।
ठीक है। तो इसमें 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स एंड द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर पर वीक, ठीक है, जिसके अंदर प्रिपरेशन और सारी चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है, जिसके अंदर प्री टीचिंग, इंटरेक्ट टीचिंग और पोस्ट टीचिंग सारी इंक्लूड है, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RT Act 2009 reserve what percentage of seat private school for चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप एंड वीकर सेक्शन। तो ये कंपलसरी है एक तरीके से कि जो RT 2009 में 625 सीट जो रिजर्व की गई है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दो चिल्ड्रन जो डिसएडवांटेज ग्रुप के हैं या वीकर सेक्शन के हैं, ठीक है। लेकिन ये इसमें एक पॉइंट और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है कि 25 रिजर्वेशन इज एप्लीकेशन टू ऑल प्राइवेट अनएडेड प्राइमरी स्कूल एक्सेप्ट फ्रॉम माइनॉरिटी स्कूल। मतलब ये माइनॉरिटी स्कूल जो चलते हैं उसमें किसी तरीके से ये लागू नहीं होता है, ठीक है। जैसे माइनॉरिटी स्कूल्स हो गए, दो स्कूल्स डेटा रन्स बाय रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए वर्क कर रही हैं, स्कूल चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल्स अपने यहाँ कल्चर और अपने जो कस्टम है उनके बचाने के लिए चलाई जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Under which section and subsection of RTE Act the government school teacher banned for the private tuition? अब ये क्वेश्चन मोस्टली देखा गया है DSSB के PRT एग्जाम में या फिर सेंट्रल एग्जाम में देखा गया, काफ़ी केवीएस में भी पूछा जाता है कि प्राइवेट ट्यूशन के लिए बैन किया गया, कुछ राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 पढ़ेगा तो उसमें सबसेक्शन दिए हुए हैं और उसमें कुछ चीज़ें बैन की हुई है। जैसे सेक्शन 25 में बताया कि पीपल टीचर रेशियो क्या रहेगा, और सेक्शन 17 में बताया गया है कि पनिशमेंट बैन है, और इसी तरीके से तो गवर्नमेंट टीचर है जो वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं रन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 28 में बताया गया है, ठीक है। मैं साथ में ये भी बता देता हूँ कि आर्टिकल 22 क्या कहता है। तो आर्टिकल 22 कहता है, मैं साथ में ये भी बता देता हूँ, तो आर्टिकल नंबर 22 में SDP की बात की गई है, जिसके अंदर इसकी फुल फॉर्म है स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ये कौन करता है? ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करती है। ये क्या SDP के अंदर क्या होता है, विजुअलाइज किया जाता है। एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान है जिसके अंदर ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल देखे जाते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स ठीक से है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, और टीचर अवेलेबिलिटी है, क्लासरूम ट्रांजेक्शन बहुत अच्छे से हो पा रहा है कि मतलब ट्रांजेक्शन मतलब लर्निंग वगैरह अच्छे से हो पा रही है कि नहीं, चाइल्ड का असेसमेंट हो रहा है कि नहीं, इंक्लूसिवनेस है कि नहीं है क्लास में, किसी तरीके का बाइसनेस तो नहीं है, इन सब पर, ठीक है। और कुछ आर्टिकल नंबर 20 में क्या बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ नॉर्म्स तैयार किए हैं, स्टैंडर्ड, जिसको फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है, और ये कुछ नॉर्म्स भी तैयार कर सकती है। इसमें इसके एक तरीके राइट्स दिए गए हैं, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द शेड्यूल ऑन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर दिए गए हैं इसके अंदर। और आर्टिकल नंबर ये जो सेक्शन 25 है, इसमें हमें बताया गया कि पीपल टीचर रेशियो क्या रहेगा, ठीक है। जैसे पीपल यहाँ पे स्टूडेंट हो गए, तो अगर हम देखें यहाँ पर कि जो प्राइमरी लेवल पे 1:30 का रेशियो बताया गया कि 30 स्टूडेंट पे एक टीचर, और अपर प्राइमरी पे हमें बताया गया मैक्सिमम कि 1 टीचर क्लास में 35 स्टूडेंट, ठीक है। अगर वहीं हम देखें कि स्पेशल चाइल्ड जो के लिए जो बताया गया है, स्पेशल चाइल्ड के लिए उसमें 1:8 बताया गया है, ठीक है। RT में नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। द RT Act 2009 requires school to have school management committee in place. What is the primary purpose of the SMC? तो SMC का प्राइमरी फंक्शन तो आप लोगों को पता ही होगा कि मॉनिटरिंग द फंक्शन ऑफ स्कूल एंड इंश्योर द कमिटी पार्टिसिपेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसका राइट आंसर यही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज़ लेके आएँ, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए। अगर और कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके, ठीक है। तो थैंक यू।